अस्सलाम वालेकुम। शाजिल, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? हेलो शाजिल, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। फातिमा बेटा, आपकी ना मुझे काफ़ी इंक्वायरीज मिली हैं। तो फातिमा बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, आपकी मैंने एक वीकेंड को क्लास प्लान की हुई है ना, उसमें मैंने डायनामिक्स की आपकी इंक्वायरीज करवानी है, ठीक है? अभी हम जिस फ्लो में चल रहे हैं ना उसमें चलेंगे, लेकिन जो आपकी है ना वीकेंड की क्लास, उसमें मैं आपकी इंक्वायरीज करा दूंगा। तो आपको टेंशन तो नहीं होगी ना? नहीं सर। ठीक है, वीकेंड पे मैं आपकी सारी इंक्वायरीज करा दूंगा। और वैसे आज हमने डायनामिक्स ही शुरू कर देना है, प्रोजेक्टाइल का हमने इनफ इस क्लास में पढ़ लिया है। तो अब हम अगला चैप्टर अगर शुरू कर दें तो इट्स बेटर, ताकि सिलेबस थोड़ा आगे चला लें। उमर फारूक, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा उमर फारूक, इस क्लास में ना हमने सिलेबस आगे ले जाना है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो जो हमने नहीं पढ़ी चीजें वो भी पढ़नी है, मतलब ऑब्वियसली क्लास का स्कूल का तो चल रहा होगा ना, इस क्लास में हमने आगे चलाते जाना है, रुकना नहीं है। ये क्लास हमारा स्कूल से आगे ही चलेगा ऑब्वियसली। कुछ टाइम के बाद इसमें स्कूल से हम आगे चले जाएंगे। एक सेकंड में जरा अपना चार्जर लगा लूं। उमर फारूक, क्लासरूम पे मेरा लिंक हो गया शेयर? सर। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हो गया। चलो बेटा, फिर क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हम जो है थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। तो हमने आज नया चैप्टर शुरू करना है, जो कुछ बच्चों ने स्कूल में मेरे साथ पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ। तो न्यू चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग, इट विल बी डायनामिक्स। बच्चों, एक मसला हो गया है, मेरी बिजली चली गई है और मेरी चार्जिंग नहीं है। तो क्लास पता नहीं अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नौशी, बिजली चली गई है? इस वक्त जाती तो नहीं है ना? अच्छा, मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं ना अपना को होस्ट शिफ्ट कर देता हूं अपने लैपटॉप पे, उस पे टैब पे, तो फिर मेरी क्लास चलती रहेगी। बच्चों 1 सेकेंड यार, हमारी कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की गवर्नमेंट है। ये मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, लेकिन क्लास में फिर टैब पे शिफ्ट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? ठीक ठाक सर, आप सुने? बेटा बस अब आगे मूव करने लगे हैं, ठीक है? तो हम जो स्कूल के सिलेबस है उनकी केयर ना करते हुए इस क्लास में सिलेबस को आगे ले जाएंगे। बच्चों सिर्फ 1 सेकंड, मेरी बिजली चली गई है, तो मैं अपनी जो क्लास है वो शिफ्ट कर रहा हूँ अपने टैब के ऊपर। चलो जी बच्चों, अब अगर मेरा लैपटॉप ऑफ भी होगा तो मेरी क्लास ऑफ नहीं होगी कम से कम। शाजिल, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, हम जो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है जी न्यू चैप्टर डायनामिक्स, और इसको हम स्टार्ट से अभी करेंगे। तो पहली चीज जो हम करेंगे वो है जी इसमें आप हेडिंग में मोमेंटम। मोमेंटम, उमर फारूक, ये जो क्लास है ना शाम की, इसमें हम सिलेबस जो है जनवरी के विद इन ही पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। इसमें हम जो सुबह वाली क्लास है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना? जी सर। इसमें बस सिलेबस को दोहराते जाएंगे, आगे बस चलते जाएंगे। मोमेंटम का आप लिखें, इट इज प्रोडक्ट। Sir, बताएं। sir, आप इसकी वर्कशीट सॉल्व क्लास में जो आपने सेंड की थी इन क्लासेस में। जी बेटा, मैं वर्कशीट कराऊंगा वीकेंड पे। वीकेंड पे मैंने आपकी एक क्लास रखी हुई है, उसमें सिर्फ वर्कशीट कराऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा बच्चों, आपकी मेरे पास काफी इंक्वायरीज आई हुई हैं बच्चों की।
तो मैं वीकेंड पे हो सकता है डबल क्लास लूँ, उसमें सिर्फ वर्कशीट करेंगे। तो वो मैं सिर्फ आपकी, वो फिर अलग अलग होगी, बीकन के बच्चों की अलग क्लास, सुपरनोवा की अलग क्लास, और जो रूट्स है उसकी अलग क्लास। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ mass it is product of mass and velocity of a moving object। तो उमर फारूक, ये हो गई मोमेंटम की डेफिनेशन। क्या हो गया? इट इज प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a moving object। तो उमर फारूक हम लिखेंगे मोमेंटम is equal to mass into velocity। अच्छा, अब मोमेंटम का, अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे मेरे साथ डायनामिक्स पढ़ चुके हैं, मैं इस क्लास में सीक्वेंस इस तरह का रखूंगा कि आपने जो कम पढ़ा है वो मैं ज्यादा करवाऊंगा। फातिमा बेटा, मेरी समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात? जी सर। मतलब जो पार्ट हमने ज्यादा प्रैक्टिस किया है वो मैं इस क्लास में कम करवाऊंगा, और जो कम प्रैक्टिस किया है वो ज्यादा करवाऊंगा, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। उमर फारूक, फॉर्मूला लिख लिया? मोमेंटम इज इक्वल टू मैस इनटू वेलोसिटी। यस सर। ठीक है बेटा, मोमेंटम वेक्टर होगा या स्केलर होगा? तो उमर फारूक लिखो, मोमेंटम इज अ वेक्टर। तो बेटा मोमेंटम जो है ये क्या होता है? वेक्टर होता है। उमर फारूक, इसके बाद अगली बात आप लिखेंगे कि सिंबल क्या होता है मोमेंटम का? सिंबल फॉर मोमेंटम इज P। उमर फारूक, इसका यूनिट क्या होगा? मोमेंटम is equal to mass into velocity। तो उमर फारूक, आपको क्या लग रहा है इसका क्या सिंबल होगा? अगर फर्ज करें मोमेंटम होता है mass into velocity, तो बेटा क्या बनेगा सिंबल? बताओ। kg मीटर सेकंड -1। हाँ जी, इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम, और वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा मीटर सेकंड -1। तो इसका बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड -1, ये इसका हो जाएगा यूनिट। बेटा कॉपी हो गया उमर फारूक यहां तक? यस सर। अच्छा उमर फारूक, अब हेडिंग दो चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ऑब्वियसली वो इक्वल होगा, अगर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम will be equal to final momentum। Change of momentum will be equal to final momentum minus initial momentum। Change of momentum will be equal to final momentum minus initial momentum। उमर फारूक लिख लिया? यस सर। तो बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा पी के साथ, फाइनल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी इनिशियल। और अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, बेटा पी फाइनल हो जाएगा mv और पी इनिशियल हो जाएगा mu। उमर फारूक, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब इसकी पहली एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, a ball of mass m। अलीशा बेटा इस वाली क्लास में ना मैं ये वाला चैप्टर बहुत तेज कराऊंगा, तो आप लोगों का जो मतलब इस तरह का काम है ना जिसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो बड़ी अच्छी हो जाएगी।
और मैं वो वाले एरिया ज्यादा फोकस करूंगा जो क्लास में थोड़े से वीक हुए थे। अच्छा, बॉल ऑफ मास m hits a wall with a speed u, and it also rebounds with same speed. Find its change of momentum. उमर फारूक, इसमें बच्चे जो मिस्टेक करेंगे वो ये है कि बच्चे जो हैं वो साइन को इग्नोर कर जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर बॉल का मास m है और वो हिट करती है वेलोसिटी u के साथ और रिबाउंड करती है उसी स्पीड के साथ, तो हमने साइन को काउंट करना होगा। तो उमर फारूक, ये ऐसे चलेगा कि लेट्स सपोज ये है बॉल, इसको आप लेबल कर देंगे द बॉल। अब इस वॉल के ऊपर बॉल जो है वो हिट कर रही है, बॉल का मास हो गया m और उसकी जो हिटिंग स्पीड है फॉर एग्जांपल वो u है, और बॉल ने रिबाउंड किया और उसकी रिबाउंडिंग स्पीड जो है वो भी u है। उमर फारूक, बात समझ आ गई? जी सर। हिटिंग स्पीड क्या हुई u और रिबाउंडिंग स्पीड भी क्या हुई उमर फारूक? u हुई। अब हिट करते हुए ये हो जाएगा प्लस u और रिबाउंड करते हुए क्या हो जाएगा उमर फारूक? माइनस u। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। और एक और बात, हमने राइट साइड को लिया हुआ है पॉजिटिव और हमने लेफ्ट साइड को लिया हुआ है नेगेटिव। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बन जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल हो जाएगा m टाइम्स नेगेटिव u और p इनिशियल हो जाएगा m टाइम्स प्लस u। तो बेटा ये बन जाएगा नेगेटिव mu। तो उमर फारूक, क्या आ जाएगा आंसर? नेगेटिव 2mu। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन उमर फारूक? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा? बेटा नेगेटिव लेफ्ट साइन साइड बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है। तो किसी वेक्टर का जो चेंज होता है वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो हम कहेंगे डेल्टा p that is change of momentum. Delta p that is change of momentum is also a vector. Its sign will represent its डायरेक्शन। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब हम कहेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू नेगेटिव 2mu, तो उसको वर्ड्स में हम कहेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम। हम कहेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम इज 2mu towards left। हाँ जी बेटा, आ गई समझ? अलीशा बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब इसके हम चलते हैं आगे। ये हो गया जी डेल्टा p, और अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। अगली बात आप लिखें, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? उमर फारूक, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। कोई सिस्टम आइसोलेटेड कब होगा? तो आइसोलेटेड सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे
a system on which there is no external unbalanced force. तो उमर फारूक आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया बेटा कि जिस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं होगी. क्लियर बेटा? जी सर. तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि a number of objects in, हम इसको यूं कह सकते हैं, a number of objects present in an isolated system can exert forces on each other. However, there cannot be any external force. तो उमर फारूक आइसोलेटेड सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, बाहर से फोर्स नहीं होती. बेटा आ गई बात समझ? जी सर. अच्छा, अब आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो क्या होंगी, और आइसोलेटेड सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वो हमने आगे जाके डिस्कस करना है. तो हेडिंग दो बेटा, एग्जांपल्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम्स. लिखो एग्जांपल्स of isolated systems. Umar Farooq, example number 1. Example number 1 है जी, a ball is falling freely. A ball is falling freely under vacuum towards the ground. हम ले रहे हैं जी एक बॉल जो फॉल कर रही है फ्रीली और टुवर्ड्स द ग्राउंड फॉल कर रही है. ठीक है जी उमर फारूक? जी सर. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सिस्टम. उसके बाद हम देखेंगे उस सिस्टम पे फोर्सेस कितनी है. उसके बाद हम देखेंगे उन फोर्सेस में से किसको हम कह सकते हैं इंटरनल, और किसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है जी उमर फारूक? तो सबसे पहले आपको दे दी सिस्टम है जी द बॉल ओनली. उमर फारूक ये बताओ कि अगर हम बॉल को लेते हैं सिस्टम, तो बॉल पे कितनी फोर्सेस हैं बेटा? बताओ उमर फारूक, बॉल पे कितनी फोर्सेस हैं बेटा? सर एक ही होगी, ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी की वजह से, उसका वेट. अच्छा, ये वेट की फोर्स इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी? बेटा इंटरनल फोर्स होती है विद इन द सिस्टम, जो बाहर से अप्लाई होती है वो एक्सटर्नल होती है. तो उमर फारूक आपको क्या लगता है, वेट की फोर्स एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी? एक्सटर्नल होगी सर. एक्सटर्नल होगी, क्योंकि अर्थ कॉज कर रही है.
तो बताओ ये वेट द बॉल ओनली आइसोलेटेड होगा या नहीं होगा? अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स हो तो वो आइसोलेटेड नहीं होता, इट इज नॉट आइसोलेटेड। उमर फारूक क्लियर? यस सर। तो ये अब आइसोलेटेड नहीं होगा। नीचे आते हैं, अब लिखो द बॉल एंड द अर्थ। उमर फारूक अगर अर्थ और बॉल दोनों को मिला के मैं सिस्टम ले लूं तो भी फोर्स वेट ही रहेगी, लेकिन अब वेट हो जाएगी इंटरनल फोर्स। उसकी वजह, क्योंकि अर्थ अब सिस्टम का पार्ट बन चुकी है, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। तो आइडिया ये है कि जिन ऑब्जेक्ट्स के इन बिटवीन फोर्सेस हैं, अगर हम उन सब को सिस्टम के विद इन ले लें तो सिस्टम क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड हो जाएगा। उमर फारूक ये समझिए कि अब सिस्टम आइसोलेटेड क्यों हो गया है? जी सर। क्योंकि जो वेट कॉज कर रहा था वो अर्थ था। हमने अर्थ को जब सिस्टम के विद इन ले लिया तो सिस्टम क्या हो गया? आइसोलेटेड हो गया। इब्राहिम चौधरी क्लियर यहां तक? जी सर। अच्छा बेटा यहां तक कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं। फातिमा फरूक बेटा आपने कॉपी कर लिया? अच्छा बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास बेटा एक है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास एक है पॉजिटिव प्लेट। अच्छा एक है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, बेटा एक है हमारे पास नेगेटिव प्लेट। इन प्लेट्स के इन बिटवीन हमारे पास यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहेंगे द प्रोटॉन। हाँ जी उमर फारूक कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ इस प्रोटॉन पे फर्ज करें हम पॉजिटिव प्लेट को कहते हैं प्लेट X, हम नेगेटिव प्लेट को कहते हैं प्लेट Y। अच्छा अब एक बात और, इग्नोरिंग एयर एंड ग्रेविटी, इग्नोरिंग एयर एंड ग्रेविटी, ये सिचुएशन आपको गिवन है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन का ए पार्ट। क्वेश्चन का ए पार्ट है रिप्रेजेंट all the forces on the proton and the plates। हाँ जी उमर फारूक बताओ जरा, मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन पे उमर फारूक कितनी फोर्सेस होंगी? तो इसकी नेगेटिव की वजह से होगी। सिर्फ नेगेटिव की वजह से होगी या पॉजिटिव की वजह से भी होगी? जी सर, पॉजिटिव की वजह से भी होगी। तो फातिमा बेटा कितनी फोर्सेस हैं प्रोटॉन के ऊपर? सर 2 फोर्सेस हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन को नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी और उसको हम कहेंगे FPY? क्या कहते हो भाई उमर फारूक? प्रोटॉन को पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट। तो उमर फारूक क्या नेगेटिव प्लेट को प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ। करेगा सर। करेगा। तो क्या इन दो फोर्सेस को मैं एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकता हूं या नहीं कह सकता? ये वाली फोर्स अगर होगी एक्शन तो ये वाली फोर्स होगी उसका रिएक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट एक्शन रिएक्शन पेयर। उमर फारूक आइए समझ। यस सर। अच्छा अब उमर फारूक आगे आ जाओ, ये बताओ कि एक्स वाली प्लेट प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? रिपेल करेगी सर। तो उसको हम कहेंगे, उसकी जो फोर्स होगी उसकी फोर्स को हम कहेंगे F
FPX, तो उमर फारूक बाय प्रिंसिपल अगर प्लेट X प्रोटॉन को रिपेल करेगी तो प्रोटॉन प्लेट X को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा सर। रिपेल करेगा। और उस फोर्स को क्या लेबल करेंगे? ऑब्वियसली FPX ही होगी। इन अदर वर्ड्स उमर फारूक अगर ये होगा एक्शन तो बेटा फिर ये क्या हो जाएगा बताओ? रिएक्शन। रिएक्शन। तो ये प्लेट X और जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उमर फारूक आपको लगता है कि यहाँ पे कोई और फोर्स भी होगी? एनी फोर्स अदर देन द फोर्सेस शोन? हाँ जी बताओ बेटा। अलिशा बेटा आप बताएं, क्या कोई और फोर्स होगी इसके अलावा? No, sir. फातिमा फारूक आप बताएं, क्या कोई और फोर्स होगी? होंगी सर। बेटा कौन सी? सर जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स एक दूसरे पे करेंगी। जी बेटा, एक और फोर्स होगी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और उमर फारूक देखो, प्लेट्स भी तो आपस में अट्रैक्ट करेंगी ना भाई। अलिशा जी बेटा सर। मिस कर गई है ना फिर। अब ये फोर्स होगी FXY। उमर फारूक इस एग्जांपल में हमने एक बात और भी सीखी, कौन सी? पर सर अगर हम सिर्फ उसको प्रोटॉन को एज सिस्टम लेंगे तो उसमें तो नहीं आएगा ये। डिड आई से कि प्रोटॉन को सिस्टम लेना है? कहीं पे कहा हुआ है सवाल में? देखें सवाल पढ़े, सवाल में क्या कहा हुआ है बेटा? स्पेसिफाई नहीं किया। नहीं किया ना? क्या कहा हुआ है? रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस। आपने सारी फोर्सेस बतानी है। तो अलिशा बेटा क्लियर यहां तक? यस सर। अच्छा उमर फारूक, इस एग्जांपल से ये बात समझ आ गई कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होती हैं। फोर्सेस हमेशा पेयर्स जी में सर। होती हैं। अच्छा, अब हमारी सिस्टम की जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करेगी कि सिस्टम आइसोलेटेड होगा या नहीं होगा। अब बी पार्ट में लिखें, सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे सिस्टम। सबसे पहले कॉलम में उमर फारूक हम लिखेंगे सिस्टम। उमर फारूक दूसरे सिस्टम में हम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में फोर्सेस ऑन द सिस्टम। उमर फारूक तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे इंटरनल कौन सी है, और फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल कौन सी है, और आखिर में हम बताएंगे कि सिस्टम आइसोलेटेड है या नहीं है। तो उमर फारूक क्या रूल होगा? अगर सारी फोर्सेस होंगी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होगी तो सिस्टम क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। बात समझ आ गई उमर फारूक? यस सर। अच्छा अब हम यूं करते हैं, अगर मैं कहूं द प्रोटॉन ओनली। फातिमा फारूक बेटा आप ये बताएं, प्रोटॉन पे कितनी फोर्सेस हैं बेटा? सर बेटा प्रोटॉन पे है कितनी फोर्सेस? दो फोर्सेस। कौन कौन सी फातिमा बेटा? एफ पी एक्स। FPY और PX। जी बेटा, FPX एंड FPY। अच्छा अब उमर फारूक फोर्स इंटरनल होगी या एक्सटर्नल, वो हम देखते हैं कि ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ FPX कौन अप्लाई कर रहा है? प्लेट X। FPY कौन अप्लाई कर रहा है? प्लेट Y। तो उमर फारूक प्लेट X और प्लेट Y सिस्टम के विद इन है या आउटसाइड द सिस्टम है? आउटसाइड द सिस्टम है सर। क्योंकि हमने सिस्टम क्या लिया हुआ है? प्रोटॉन। यस सर। तो सिस्टम हमने डिसाइड करना है। जब हमने सिस्टम ले लिया प्रोटॉन को सिर्फ, तो उस हिसाब से इंटरनल फोर्स कोई नहीं है। उमर फारूक एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी? FPX एंड FPY। उमर बेटा यस सुन लो। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि
ये सिस्टम आइसोलेटेड होगा या नहीं होगा? उमर फारूक क्या कहते हो? आइसोलेटेड और नॉट आइसोलेटेड? Not isolated. क्योंकि इस पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो नॉट आइसोलेटेड। इब्राहिम चौधरी, आपको बात समझ आ गई? जी सर आ गई। तो आप मुझे बता सकते हैं प्रोटॉन जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो लग रही हैं प्लेट्स की वजह से, और प्लेट सिस्टम के विद इन नहीं है। बेटा बात क्लियर? जी सर क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इधर आ जाओ जरा। द प्रोटॉन एंड प्लेट एक्स आर द सिस्टम नाउ। अच्छा उमर फारूक, अगर मैं प्लेट एक्स को सिस्टम के विद इन ले लूं, तो प्लेट एक्स की वजह से जो फोर्स होगी, अब वो इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी? Internal. और अगर मैंने प्लेट वाई को सिस्टम के विद इन नहीं लिया, तो उसकी फोर्स क्या होगी बेटा? External. जबरदस्त बेटा, आपने बहुत अच्छा समझा है। अच्छा अब देखो, प्रोटॉन और प्लेट एक्स प्रोटॉन पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एफ पी एक्स। अच्छा, और कौन सी फोर्स है? एफ पी वाई। अच्छा, अब सिस्टम है प्रोटॉन और प्लेट एक्स, तो प्रोटॉन और प्लेट एक्स पे कौन सी फोर्सेस हैं? ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स। अच्छा, अब आपने एफ पी वाई अगर लिख दिया, तो उमर फारूक दूसरा एफ पी वाई लिखने की जरूरत नहीं है, एफ पी एक्स। तो उमर फारूक, प्लेट एक्स पे कितनी फोर्सेस हैं बेटा, बताओ? उमर फारूक, प्लेट एक्स पे कितनी फोर्सेस हैं? एफ पी एक्स और एफ एक्स वाई। लेकिन जी एफ सर। पी एक्स तो हम पहले लिख चुके हैं ना, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में से आप एक लिख दें तो दोनों शामिल हो जाती हैं। फर्ज करें अगर आपने एफ पी एक्स लिख दिया तो दूसरी भी इंक्लूडेड होगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी अगली बात पे, एफ पी एक्स, एफ पी वाई और हो जाएगा एफ एक्स वाई। क्या कहते हो जी उमर फारूक, आ गई समझ? Yes sir. अच्छा, अब उमर फारूक इसमें से इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, बताओ जरा? Sir FPX और हाँ जी, FX FPY भी होगी सर। नहीं बेटा, जो फोर्सेस एफ प्रोटॉन, एक्स वाई भी होगी। मेरी बात सुने, जो फोर्स प्रोटॉन और प्लेट एक्स के इन बिटवीन होगी वो इंटरनल होगी। जो फोर्स प्रोटॉन और प्लेट एक्स के इन बिटवीन होगी वो इंटरनल होगी। जिसमें वाई इन्वॉल्व होगा वो एक्सटर्नल रहेगी। उमर फारूक, वाई सिस्टम में नहीं है, बताओ प्लेट वाई सिस्टम में है या नहीं है? उमर फारूक, नहीं है सर। नहीं है ना। जब प्लेट वाई Yes. सिस्टम में नहीं है, तो प्लेट वाई की वजह से जो फोर्स लगेगी वो एक्सटर्नल होगी। देखो सिस्टम क्या है, प्रोटॉन और प्लेट एक्स, तो प्रोटॉन और प्लेट एक्स के इन बिटवीन जो फोर्स होगी वो हो जाएगी इंटरनल, यानी कि एफ पी एक्स हो जाएगा इंटरनल। और बेटा एक्सटर्नल कौन सा होगा बताओ? एक्सटर्नल होगा एफ FPY और वाई FX. एंड एफ एक्स वाई। फातिमा फरोख बेटा, आपको समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। तो फातिमा फरोख बेटा, आप बताएंगी एफ पी वाई और एफ एक्स वाई एक्सटर्नल फोर्सेस क्यों हैं बेटा? सर क्योंकि प्लेट वाई एक्सर्ट करी और वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है। आयशम काशिफ बेटा, आप बताएंगी एफ पी एक्स इंटरनल क्यों है बेटा? एफ पी एक्स इंटरनल क्यों है आयशम बेटा? आयशम काशिफ बेटा, आप बता सकती हैं एफ पी एक्स इंटरनल फोर्स क्यों है बेटा? जरा मेरी आवाज आ रही? जी जी बेटा, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। एफ पी एक्स तो इंटरनल, मैं लैपटॉप स्टक हुआ है। जी जी बेटा, एफ पी एक्स इंटरनल क्यों है बेटा? चलें अलिशवा बेटा आप बताएं। अलिशवा बेटा, एफ पी एक्स इंटरनल क्यों है बेटा? अलिशवा बेटा, एफ पी एक्स इंटरनल क्यों है? सर बिकॉज वो प्रोटॉन और प्लेट के बिटवीन है ना, और हमारा सिस्टम ही वही है। हाँ, क्योंकि वो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के इन बिटवीन है। इब्राहिम चौधरी, एफ पी एक्स इंटरनल क्यों है बेटा? सर क्योंकि उसके अंदर पी इसलिए है क्योंकि वो फोर्सेस ऑन द सिस्टम
क्योंकि हमने सिस्टम को हवा के वो प्लेट एक्स भी इंक्लूडेड है। हाँ, सिस्टम है प्रोटॉन और प्लेट एक्स, तो उसके विद इन जो फोर्स है वो इंटरनल। तो उमर फारूक अब फिर ये ये वाई नहीं होगी। हाँ, अच्छा, अब ये सिस्टम ये आइसोलेटेड या नॉट आइसोलेटेड, क्या कहेंगे उमर फारूक? मेरे ख्याल में आइसोलेटेड होनी चाहिए। हैं उमर फारूक, बात सुनो, आइसोलेटेड की क्या डेफिनेशन थी? सर एक्सटर्नल तो बैलेंस हो जाएंगी ना। बेटा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। एक्सटर्नल हाँ फोर्स सर, नहीं होगी। छोड़ो सारी बात, एक्सटर्नल फोर्स है ना, बस अभी नॉट आइसोलेटेड। तो एफ पी वाई और एफ एक्स वाई बैलेंस नहीं होने लगी। फोर्सेस बैलेंस होती हैं जो सिंगल ऑब्जेक्ट पे होती है, दो ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, याद रहेगा? जी जी सर। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अगर हम लेते हैं बेटा अगर हम लेते हैं द प्रोटॉन प्लेट एक्स और प्लेट वाई, अब ये हमारा सिस्टम है। तो उमर फारूक कौन कौन सी फोर्सेस हो गई? एफ पी एक्स, एफ पी वाई और एफ एक्स वाई। यही है ना, फोर्सेस तो तीन ही है, ये तीन पेयर्स हैं। अब जी कोई सर। एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? नहीं होगी सर। नहीं है सर। क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट्स ले लिए। अब एफ पी एक्स, एफ पी वाई एंड एफ एक्स वाई सब की सब क्या हो गई? इंटरनल। उमर फारूक, अब सिस्टम आइसोलेटेड होगा या नॉन आइसोलेटेड होगा? आइसोलेटेड होगा सर। आइसोलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गिवन सिचुएशन में जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ सिस्टम। ज्यादा आसान जबान में, अगर किसी सिस्टम में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो इंटरएक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लेते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स या 4 ऑब्जेक्ट्स एज अ सिस्टम, तो वो आइसोलेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स को विद इन द सिस्टम ले लेंगे तो आइसोलेटेड हो जाएगा। उमर फारूक, आ गई बात समझ? यस सर। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, आप उसमें से 2 लेंगे तो नॉन आइसोलेटेड, तीनों लेंगे तो आइसोलेटेड। इब्राहिम चौधरी, क्लियर ये बात? जी सर। जितने ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, जब सबके सब हो जाएंगे विद इन द सिस्टम, तो सिस्टम क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड। अब उमर फारूक, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे हमने एक हेडिंग लिखनी है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने क्या लिखा जी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब उमर फारूक, फिजिक्स का एक रूल होता है और वो ये कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व करता है, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका मोमेंटम कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं आ रही तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? अनचेंज। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, हम लिखेंगे द टोटल मोमेंटम the total momentum of an isolated system is always conserved। उमर फारूक बेटा, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, वो ये कि इफ a system consists of some objects, which can exert forces on each other
however there is no external force। तो उमर फारूक, अभी तक हमने ये जो सारी बात लिखी है, हम क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, यही बात है ना? Yes, sir. So if a system consists of some objects which can exert forces on each other, however there is no external force, then the total momentum। अच्छा उमर फारूक, मोमेंटम होता है वेक्टर, तो जब मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर सम करेंगे या स्केलर सम? उमर बेटा, मोमेंटम होता है वेक्टर, तो अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर सम या स्केलर सम? वेक्टर सम होना चाहिए सर। जी बेटा बिल्कुल, टोटल मोमेंटम होगा वेक्टर सम ऑफ individual momentums, vector sum of individual momentums। So if a system consists of some objects which can exert forces on each other, however there is no external force, then the total momentum, that is vector sum of individual momentums, will remain unchanged। उमर फारूक, ये तो हो गई ये बात, will remain unchanged। However the momentums of individual objects, फातिमा बेटा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। जी बेटा। उमर फारूक देखो, कंजर्वेशन जो है ना वो टोटल मोमेंटम के लिए है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम बढ़ेगा तो कुछ का कम होगा, जितना इंक्रीज होगा उतना डिक्रीज होगा, तो नेट चेंज नहीं होगा। उमर फारूक, क्लियर ये बात? Yes, sir. तो however the momentums of individual objects may change। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। अब उमर फारूक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लिखो बच्चों। एग्जांपल नंबर 1, बेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m1, उसकी वेलोसिटी है u1। अच्छा, एक और ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है इस तरफ u2। तो उमर फारूक, आपने ये बताना है कि है व्हाट इज द टोटल momentum, what is the total momentum of m1 and m2। तो उमर फारूक, मोमेंटम इज अ स्केलर और अ वेक्टर? Vector. वेक्टर है। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक मोमेंटम या एक वेलोसिटी राइट पे होगी, मोमेंटम के फार्मूला में भी है वेलोसिटी, u1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव। उमर फारूक, u2 का साइन क्या होगा बेटा? Negative. नेगेटिव। तो टोटल मोमेंटम क्या बनेगा? p टोटल। फातिमा फारूक बेटा बताएं जरा क्या बनेगा? p टोटल इज इक्वल टू m1 u1 minus m2 u2। वेरी गुड बेटा, m1 टाइम्स प्लस u1 प्लस m2 टाइम्स नेगेटिव u2। तो बेटा इसका जो ओवरऑल आंसर बन जाएगा वो बनेगा m1 u1 और माइनस हो जाएगा इसके साथ m2 u2। उमर फारूक, कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. ठीक है बेटा, जबरदस्त। फातिमा बेटा, आपको समझ आ गई इसकी? जी सर। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2,
उमर फारूक आज के लिए ये होगी आखिरी एग्जांपल। फातिमा बेटा आपको ये समझ आ सर रही है इस कि मैं फातिमा बेटा आपको ये समझ आ सर रही है? इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि M1U1 और M2U2 इक्वल है या नहीं ये तो हमें नहीं पता। माहिन बेटा मेरी बात सुने, M1U1 और M2U2 कहीं पे ये तो नहीं कहा हुआ कि दे आर इक्वल, कहा हुआ या नहीं कहा हुआ? नहीं कहा हुआ सर। बेटा जीरो तो तब होगा जब वो इक्वल होंगे, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है। शाजिल क्लियर यहाँ तक? शाजिल आर यू देयर? Yes, sir. अच्छा फातिमा फरोख, आपको ये समझ आ गई कि मैं जो सीक्वेंस रखा हुआ है मैंने चैप्टर के पढ़ाने का, इसकी रीजन समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है, उमर फारूक कॉपी कर लिया? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा आप बिल्कुल पूछें। सर जब हम मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए कह रहे होते हैं तो हम ये फॉर्मूला जो लिखते हैं P1 और U1 प्लस P2 और V2, तो सर हम एट टाइम्स इसको इक्वल्स टू कर आफ्टर कन्वर्जन वो आफ्टर कोलिजन बिफोर वो कोलिजन भी तो मेरी इक्वल बात सुने अलिशबा बेटा, वो तो हम इक्वेट करते हैं इनिशियल और फाइनल को, ये तो अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बताएं इनका टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो इसको इक्वेट तो नहीं करेंगे अभी, अभी तो सिर्फ ये सर जब हम इक्वेट वो तो इक्वेट तब करेंगे जब दो चीजों को, जब दो सिचुएशंस होंगी, अभी तो दो सिचुएशंस नहीं है, अभी तो इन्होंने कोलाइड भी नहीं किया, बताएं अभी तो सर अभी आप वहां तक पहुंचे भी नहीं है। अच्छा अब एग्जांपल नंबर 2 बच्चों, अलिशबा बेटा अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, एग्जांपल नंबर 2। अच्छा बच्चों एग्जांपल नंबर 2 लिखो जो कि आज की आखिरी एग्जांपल होगी। ये है 200 ग्राम का एक मैस और ये इस तरफ मूव कर रहा है, महीन बेटा ये देखें ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये एक मैस है जो कि है 500 ग्राम का और बेटा ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब जो बात है वो ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये है x, ये है y, व्हाट इज द सम ऑफ मोमेंटम्स। अलिशबा बेटा क्या मैं सम ऑफ मोमेंटम्स को टोटल मोमेंटम कह सकता हूं? यस सर। अलिशबा बेटा असल में ना आपकी क्लास में मेरे पास कम टाइम होता है ना, तो वो मैंने एकदम से आपको इक्वेट करने पे ले गया था, अब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, समझिए ये बात? जी सर। अच्छा व्हाट इज द सम ऑफ मोमेंटम्स और टोटल मोमेंटम ऑफ x एंड y? उमर फारूक तुम बताओ जरा, इनका अगर हमें बताना है टोटल मोमेंटम तो पहली बात ग्राम में यूज करेंगे या किलोग्राम में, क्या कहते हो बेटा उमर फारूक? किलोग्राम में सर। हाँ तो पहली बात यह है कि हम इनके मैसेज को हम यूं करेंगे, M1 जो है वो है 200 ग्राम्स, तो बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 200 ओवर 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। इन द सेम मैनर M2 जो है वो हो जाएगा 500 ओवर 1000, तो बेटा ये बन जाएगा 0.5 और ये किलोग्राम। अच्छा एक और बात, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, तो उमर फारूक हम लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू 0.2 kg। ये 0.2 kg किसका हुआ उमर फारूक? इसका हुआ X का 0.2 kg इंटू प्लस 10, और बेटा इसमें प्लस हो जाएगा 0.5 kg जो कि इसका हुआ ना, 0.5 kg और इंटू हो जाएगा इसका -5, तो बेटा ये फिर हमारे पास बन जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और बेटा ये बन जाएगा 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा इसका बताएं उमर फारूक? -0.5 -0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा उमर फारूक ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? 0.5 लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं सर। मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। बेटा क्लियर या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। फातिमा बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा?
जी सर। शाजिल, इसके आगे फिर बेटा हम कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। रीम सैयद बेटा क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। चलो मूसा, तुम्हें आएगा तो अच्छी बात है, वरना डस्टर वो व्हाइट बोर्ड साफ करके ग्रेड तो आ ही जाना है। क्या ख्याल है? कोई जो बात है सर, बिल्कुल सही हाँ, कर। मैं बोर्ड फिर भी साफ करता रहूंगा, ग्रेड जो भी है फिर ए स्टार आएगा। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक ओके यू। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़ हैव अ सर। गुड डे। बच्चों।